Hi, this is Dr. Sharad at Talk with Talk, again with one more video, one more interesting case. Let's start. I am glad to say that लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दी थी, आप लोगों के कमेंट्स मुझको मिले, कुछ लोगों ने उसमें रूब्रिक्स की बात की, कुछ लोगों ने मुझे क्लासिफिकेशन भी बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए आप सभी लोगों को कि लास्ट वीडियो में मैंने जो एक्सरसाइज की आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों ने मुझे काफ़ी कमेंट किए और उसमें क्लासिफिकेशन भी बताया है। आप लोगों के मुझे बहुत सारे कमेंट मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं और आप मुझसे डिस्कस भी कर रहे हैं। तो पहले शुरू करते हैं फर्स्ट केस के बारे में, जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में, जो हनीमैन टॉक की जो फर्स्ट वीडियोस स्टार्ट की थी, जहाँ से वहाँ पे एक एंजाइटी से रिलेटेड केस के बारे में मैंने पूरा डिस्कशन किया था आपसे, जिसमें कि मैंने आपको बताया भी था, उसकी हिस्ट्री भी मुझको मिली थी। लेकिन जो उसमें मेन जो रूब्रिक की बात हुई थी, दैट वाज द रूब्रिक इज एंजाइटी ट्रूमुलस इन फीट्स एंड इन लेग। तो अभी इस केस को हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में कहां रखेंगे? बिल्कुल सही है, आप लोगों के बहुत अच्छे जवाब मुझको मिले हैं। इसको हम वन साइडेड डिजीज में रखेंगे। वन साइडेड डिजीज क्यों? क्योंकि द डिजीज हैविंग ओनली फ्यू सिम्टम्स। इस केस में केवल उनकी तरफ से एक ही वर्ड बार बार आ रहा था कि घबराहट, घबराहट, एंजाइटी, घबराहट। हाँ, अगर हम इसको बात करें, ऑर्गन में इसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। वहां डॉक्टर हनीमैन ने लिखा भी है कि अगर इस तरीके के केसेस होते हैं जब फिजिशियन के पास केवल कुछ ही सिम्टम होते हैं, तो उसको होम्योपैथिकली सेलेक्ट करके उन केसेस पे मेडिसिन दे देनी चाहिए। हो सकता है कि वो उसकी पार्शियल सिम्पटम मेडिसिन हो, लेकिन और उसके बाद एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इकट्ठे हों और उस पे फिर बाद में आपको प्रिस्क्रिप्शन देना हो। लेकिन साथ साथ एक अफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन ने यह भी लिखा है कि अगर आपको रेयर, पिक्यूलियर और स्ट्राइकिंग कोई भी सिम्टम ऐसा मिल जाता है जो कि आपका वन साइडेड डिजीज में है, जैसे कि हमने इस केस में सेंसेशन ली थी, तो आप उस केस को पूरी तरीके से भी ठीक कर सकते हैं। तो ये केस एक एग्जाम्पल था, उस एफोरिज्म को प्रूव करता था, इसीलिए मैंने आपसे इसके बारे में पिछले दिनों चर्चा की थी। आज तक का उस पेशेंट का जो अभी तक का जो भी मेरे पास अपडेट है, जो भी उनकी विजिट हुई है, उसमें अब इस समय किसी तरीके की कोई परेशानी आज तक भी पेशेंट को नहीं है। पेशेंट एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं। आज भी सेम सर्कमस्टेंसेस हैं, आज भी लाइफ की सेम कंडीशंस हैं, लेकिन अब किसी तरीके की कोई एंजाइटी नहीं है। वो अपने लाइफ में, अपने वर्क में, हर तरीके से वो वेल सेटल्ड है। अब बात करते हैं सेकंड केस के लिए, जो कि मैंने एपिसोड 2 में जिस केस पे बात की थी, आप लोगों को, सभी लोगों को याद होगा, जिसमें डायग्नोसिस जो बना था, जो डायग्नोसिस दिया गया, वो बाद में हीमोलिटिक जॉन्डिस उसका डायग्नोसिस बना था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसको वो मलेरिया ओरिजिन माना गया था। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में उसका क्लासिफिकेशन सिंपली एक्यूट डिजीज में होगा। सडन ऑनसेट था, बहुत तेजी से चीजें चेंज हो रही थी, बहुत डिजीज का प्रोग्रेशन बहुत फास्ट था, वाइटलिटी बहुत तेजी से डिटोरेट हो रही थी, मैंने आपको बताया। तो ऑब्वियसली सभी लोगों ने इसको बिल्कुल सही तरीके से जज किया और क्लासिफिकेशन में सही जगह रखा है कि ये एक एक्यूट ही केस था। और आपको इसका रूब्रिक भी बहुत अच्छी तरह से याद होगा, जो मैंने उस समय रूब्रिक बताया था। तो बात यहीं पे आती है कि जिस तरीके से बार बार डॉक्टर हनीमैन ने एक चीज लिखी है कि ठीक है, सिम्टम्स हमको एक कलेक्ट करने हैं, हम लोगों को साथ के साथ जो है फुल केस टेकिंग लेनी है। अभी केस टेकिंग में भी किसी दिन कोई वीडियो बनाएंगे कि केस टेकिंग में किस चीज को टच करना है, कैसे हम केस टेकिंग में जो बात करते करते किस तरीके से हम जो अनकॉन्शियस पार्ट है, जो उसको हम टच करते हैं, जिसको सेंसेशन बोलते हैं। तो एक्चुअल में वो क्या है, जो PQRS है, जब हम लोग कभी भी PQRS तक पहुंच जाते हैं, ये धीरे धीरे जिस तरीके से हमारी लर्निंग चलती रहती है, हम रिपीटाइज करते रहते हैं, तो हम बहुत फास्ट हो जाते हैं अपने PQRS को रिट्रीव करने में पेशेंट से। और उसके बाद जब उस पर प्रिस्क्रिप्शन होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में
प्रिस्क्रिप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, डिजीज का प्रोग्रेशन सेम डे रुक जाता है या कुछ ही आवर्स में वो चेंज हो जाता है और वाइटलिटी बहुत तेजी से इंप्रूव होने लगती है। एक्यूट केस में इस तरीके की चीजें बहुत तेजी से नोटिस में आती हैं। आज की डेट में जो पेशेंट का फीडबैक है, फ्रॉम लास्ट 2 मंथ से पेशेंट परफेक्टली ऑल राइट है, अपने वर्क को दोबारा से ज्वाइन किया है, पिछले 2 महीने से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वाइटलिटी बहुत अच्छी है, किसी तरीके के कोई सिम्टम नहीं है। पेशेंट का अभी थोड़े दिन पहले भी मेरे पास फीडबैक था, पेशेंट होम्योपैथी के लिए बहुत थैंकफुल है और उसने होम्योपैथी को बहुत एडमायर किया है और उसने इस चीज़ को बहुत एडमायर किया कि होम्योपैथी की वजह से मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हुई, मैंने बहुत जल्दी से रिकवरी मुझको मिली और मैं बहुत जल्दी से अपने काम को ज्वाइन कर पाई। और एलोपैथिक फ्रेंड्स ने भी डेफिनेटली इस केस में काफ़ी प्रशंसा की। तो ये PQRS की एक क्वालिटी है। लेकिन साथ के साथ मैं एक चीज़ और भी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग श्योर नहीं हैं, आप अपनी मेडिसिन के लिए श्योर नहीं हैं, तो आप कभी भी किसी को इस तरीके की एडवाइस ना दें कि आप एडमिट मत होइए या आप हॉस्पिटलाइज मत होइए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्यूट केस में वाइटलिटी बहुत तेजी से डिटेरियोरेट होती है और टाइम फैक्टर बहुत मैटर करता है। अगर आप उस टाइम फैक्टर में मेडिसिन सही तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पाए, राइट सिग्नम आपने सही सिलेक्ट नहीं किया, तो वाइटलिटी बहुत डाउन जाएगी और रिकवरी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए फिर दोबारा से वही चीज मैं रिपीट करूंगा, इस चीज को के लिए आपको हमेशा कीप रीडिंग एंड कीप रिपीटराइजिंग। अब थर्ड केस पे बात करते हैं। एक थर्ड मैंने आपको एक केस टेकिंग का एक पार्ट आप लोगों को बताया था, जो एक्सरसाइज के लिए बोला था, जिसमें मैंने आपसे बोला था कि पेशेंट ने मुझको एग्जैक्ट जो वर्ड बोले थे मैं उसी वर्बेटम में बोलता हूँ, गले में खराश में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चिपका सा है और फंसा सा है और उसी की वजह से बार बार खराश करने का मन करता है। ये एग्जैक्ट वर्ड बोले थे, ऐसा लगता है ना। कुछ लोगों ने अलग अलग बोला, कांस्टेंट डिजायर टू हॉक, बहुत लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो एग्जैक्ट जिस बेस पे प्रिस्क्रिप्शन मैंने किया और जो मैंने इसमें रूब्रिक एग्जैक्टली लिया था, मैं आपको बता देता हूं। ये एक सेंसेशन है, सेंसेशन हॉर्सनेस एज इफ समथिंग वाज स्टिकिंग इन द थॉट प्रोवोकिंग ए डिजायर टू हॉक। Again repeating, hoarseness as if something was sticking in the throat and provoking a desire to hawk. एग्जैक्ट जो पेशेंट ने बोला वो एग्जैक्ट सेंसेशन है। मेडिसिन फिर नहीं आपको बताऊंगा, अब आपको रूब्रिक बताया, इसको आप एक बार ढूंढिए और इस बार मुझे फिर कमेंट कीजिए कि कौन सी मेडिसिन है। पेशेंट की 1 वीक के अंदर जो कंडीशन इस रूब्रिक को लेने के बाद और इस सेंसेशन के बेस पे प्रिस्क्राइब करने के बाद, जो उसको पिछले 5 या 6 महीने से जो उसको कंप्लेंट थी, जिस समय मैंने भी उसको इंस्पेक्ट किया था, तो थ्रॉट में बहुत ज़्यादा हाइपरमिक था, बहुत ज़्यादा रेड था, स्वेलिंग थी। विद इन ए वीक के विजिट में मैंने पेशेंट को जब दोबारा चेक किया, पेशेंट एब्सोल्युटली फाइन, कहीं कोई किस तरीके के सिम्टम्स नहीं थे। तो मेरा यहाँ जो मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि जो भी रूब्रिक मैं लेता हूँ या जो भी सेंसेशन या कोई PQRS में आपको बताता हूँ, मेरी 2-3 कोशिश हैं। एक तो हमेशा सेंसेशन में फिजिकल सिम्टम और मेंटल सिम्टम के साथ एक टोटलिटी बनाते हुए होती है। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि वो जैसे बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन इस तरीके के होते हैं कि केवल एक मेंटल सिम्टम के बेस पे प्रिस्क्रिप्शन किया, कुछ में ऐसा होता है लोग फिजिकल सिम्टम पे बेस पे केवल प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। लेकिन मैंने अभी तक जितने भी आपको रूब्रिक्स बताए हैं उसमें मेंटल और फिजिकल का एक कंजक्चर है। यही रिपर्टरी की ब्यूटी है और यही वो है कि जिसकी वजह से हमें हमेशा पेशेंट को बहुत तेजी से रिलीफ मिलता है। इस केस में भी आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली ये सेंसेशन है कि फिजिकल सिम्टम भी है, साथ साथ उसको
मेंटल सिम्टम भी है, उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल ये रूब्रिक है। आगे भी मैं आपको जो भी रूब्रिक बताऊंगा, जो भी सेंसेशन बताऊंगा, वो वेरीफाइड ही होंगी। बुक के बाद पहले मैंने उनको क्लिनिकली टेस्टेड किया, मेरे से क्लिनिकली टेस्ट हुई भी होंगी और उन पे बेस पे केस क्योर हो चुके होंगे। मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करूंगा। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारा ओल्ड लिटरेचर है वो इतना वास्ट है, होम्योपैथी में इतना वास्ट है, और मेरे को भी आज 20 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। मुझे नहीं लगता कि मैंने उस ओल्ड लिटरेचर के 2% के बराबर भी मेहनत की। उन लोगों ने इतना डीपली, इतना प्रिसाइजली चीजों को लिखा है और उसको फिर टेबुलेट किया है रिपर्टरी में। बस सिर्फ हम लोगों को जरूरत है कि हम उसे पढ़ते रहें, हम उसको ग्रैस्प करते रहें। हम लोगों को किसी नए थॉट में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत इजीली थोड़े टाइम की प्रैक्टिस के बाद चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और बहुत ही फास्ट हम लोग प्रिस्क्रिप्शन कर पाएंगे। जहां अभी मैंने देखा है कि बहुत लोगों का क्या रहता है कि 1 या 2 केस या 3 केस ही अपनी 3 या 4 घंटे की ओपीडी में देख पाए। ऐसा नहीं है। आप जहां पे ओपीडी बहुत लार्ज स्केल पे होती हैं, जहां ऐसे भी हॉस्पिटल्स भी हैं, ऐसी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज भी हैं जहां पे आपके पास 100 पेशेंट्स की ओपीडी है, आप वहां पे भी अगर एक बार अपने कानों को उस सेंसेशन के लिए ट्यून कर लेंगे, जो पेशेंट बहुत तेजी से एक्यूट केस में तो बोलता है, तो क्रॉनिक केस में भी मिलेगा, अभी उस पर भी कभी बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि मतलब प्रिस्क्रिप्शन इतने फास्ट हो जाएंगे और इतना ड्रास्टिक रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा, मार्वलस, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका। जिस समय पेशेंट को बेनिफिट होगा, पेशेंट बहुत दिन से परेशान होगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होगी और पेशेंट को आपको ऐसा लगेगा अरे यार, इसका सोसाइटी में इस बीमारी का इतना बड़ा नाम है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, लोग इतने परेशान हो, और जस्ट एक इतना सा फाइन ट्यूनिंग करने के साथ ही साथ हम लोगों ने इतना ड्रास्टिक रिजल्ट दिया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट कंजक्शन। टुडे ओनली केस। आज फिर एक केस पे चर्चा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक अटेंडेंट ने मुझको फ़ोन किया और एक वीडियो मुझको भेजा जिसमें कि एक फ़ोटो थी जिसमें कि एक बहुत ही डीप वुंड था। मैंने जब उनको फ़ोन करके पूछा कि ये कौन सा पार्ट है, क्या है, कुछ बेड सोर टाइप लगा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ सर, ये मेरी मदर इन लॉ हैं जिनको पिछले काफ़ी समय से एक बेड सोर है। फिर और मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या आप होम्योपैथी में इसके लिए कोई हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि इनकी ऑलरेडी ड्रेसिंग काफ़ी समय से चल रही है, काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक्स पे ये हैं और अभी तक भी कोई रिलीफ नहीं आ रहा है और डे बाय डे जो है कंडीशन डिटोरेट हो रही है और पेशेंट में कोई किस तरीके का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। देखिए, मैं आपको इस फोटो को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको स्क्रीन पे इस समय वो फोटो दिखाई भी दे रही होगी। ये दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर वुंड जो मेरे पास आई। पेशेंट से मेरी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी घर पे बेड रिडन थे, वो आ सकती नहीं थी। उनसे सिर्फ इतनी ही बात हुई। अटेंडेंट ने आके मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन दी वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पूछा प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। उन्होंने बताया कि इनको शायद फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद इनकी एक सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद ये बेड रिडन थी। बेड रिडन के बाद धीरे धीरे कंडीशन डिटेरियोरेट होती चली गई। आज की कंडीशन ये है कि जो वुंड है वो डे बाय डे डीप होता जा रहा है और इनिशियली तो केवल ड्राइनेस थी, ड्राइनेस के बाद वहाँ फिर थोड़ा सा एक्सक्यूरेशन हुआ और उसके बाद ये धीरे धीरे वुंड में चेंज हुआ और आज ये बेड सोर बन चुका है। और साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी बताया कि पिछले काफ़ी समय से इसके लिए एंटीबायोटिक्स भी चल रही हैं, इसके लिए ड्रेसिंग भी बराबर हो रही है। पेशेंट अब बिल्कुल नहीं उठ बैठ पाती हैं क्योंकि उन्हें पेन ही बहुत ज़्यादा है। और हिस्ट्री में सिर्फ एक चीज़ और उन्होंने मुझसे डिस्कस की कि उनको काफ़ी समय से पार्किंसन है और उस पार्किंसन की वजह से वो एक उनकी लंबी मेडिकल हिस्ट्री है। सिर्फ इतना ही मुझको मिला जो मेरे पास पिक्चर थी या अटेंडेंट से जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाई। अब उनका क्वेश्चन था क्या आप सर हेल्प कर पाएंगे। मैंने उनसे को कमिट किया कि ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैंने उनको
इस केस पे जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने उसी बेस पे केवल प्रिस्क्रिप्शन किया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और बाय द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी धीरे धीरे वो आज मुझे लगता है शायद इसके बात को ऑलमोस्ट 20 डेज के अराउंड हो चुके हैं, और वो 90% वुंड हील हो चुका है। अब मैं इस पे आपको रूब्रिक आज ही बता देता हूं केस के बारे में कि क्या रूब्रिक मैंने इसमें सेलेक्ट किया। पिक्चर आपके सामने है, उसके बाद में डे बाय डे जो चेंजेस आए हैं 2 दिन 4 दिन में, जब भी उसमें आगे प्रिस्क्रिप्शन हुए, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले जो मैंने रूब्रिक इसमें सेलेक्ट किया वो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से आप उसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें जो एग्जैक्ट रूब्रिक था दैट इज सोरनेस एक्सकोरेशन, सोरनेस एक्सक्यूरेशन ब्रैकेट में डिक्यूबाइटस इन बेड इन फ्लेक्सर जॉइंट, क्योंकि जो मेन क्लासिकल साइट होती है बेड सोर की वहीं पे था, वही फ्लेक्सर पोजीशन में ही जहाँ पे बॉडी का जो मेन जॉइंट है L3 L4 के आसपास वाला एरिया, वहीं पे उनको बेड सोर था। और ये रूब्रिक लेके मैंने इसमें मेडिसिन दी, बहुत ही मार्वलस रिजल्ट इसमें आए। आप देखिए ये आफ्टर 3 डेज, जो अब मैं इस समय आपको स्क्रीन पे जो पिक्चर शेयर कर रहा हूं ये आफ्टर 3 डेज की है, और ये जो है ये उसके आफ्टर 1 वीक बाद की है। और ये जो है ये अभी लेटेस्ट पिक्चर है। प्लीज मेडिसिन में शेयर नहीं करूंगा, अगर मेडिसिन के बारे में किसी को भी बात करनी है तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन पर्पस है कि रूब्रिक जो वेरीफाइड रूब्रिक है उसको मैंने आपको डिस्कस किया, और जो भी मेडिसिन उसमें सेलेक्ट होकर आई बहुत ही बिंदास उसने रिजल्ट दिया है। आफ्टर सम टाइम जब मैंने होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन इसमें दिया, उसके शायद आफ्टर 10 डेज बाद के बाद उन्होंने धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स उसमें बंद कर दिए। सिर्फ ड्रेसिंग भी उसमें सिर्फ सिंपल ड्रेसिंग उसमें है, किस तरीके का कोई ऑइंटमेंट इस समय यूज नहीं हो रहा है, और हीलिंग बहुत ही बढ़िया हीलिंग इसमें आ रही है। और आप देख रहे हैं कि देखिए आपने ध्यान भी दिया होगा कि पहले वुंड्स के मार्जिन क्लियर हुए हैं, बिल्कुल इस तरीके से क्लियर होकर मार्जिन आए हैं कि जिस एकदम फाइन, जो जैग्ड थे वो क्लियर होकर फाइन तरीके से धीरे धीरे हीलिंग आ रही है। प्लस जो इसमें येलो ग्रेनुलेशन था वो धीरे धीरे खत्म होकर धीरे उसमें विद द टाइम रेड ग्रेनुलेशन आया, और अब वो हीलिंग हो गई है। जो एक क्लासिकल तरीका है हीलिंग का वो ही इसमें हमें इस केस में मिला। जो लेटेस्ट अपडेट है इस केस में वो ये है कि पेशेंट इस समय पेन किसी तरीके का नहीं है, पेशेंट बहुत कंफर्ट में है, बेड से उठने की कोशिश करती हैं विद सम सपोर्ट, वो अभी वॉशरूम तक भी जाने लगी है, और थोड़ा बहुत वॉक भी करना उन्होंने शुरू किया है। तो ये केस था जो मैंने आप सब लोगों के साथ मेरा मन था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आई होप आपको पसंद आया हो, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज का केस आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर वाकई में आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मुझको ये महसूस हो कि हाँ मैं आप तक जुड़ पा रहा हूँ। और उसके बाद फिर एक नई वीडियो के साथ आगे फिर मिलते रहेंगे। लेकिन जब तक कीप रीडिंग, कीप रिपीटाइजिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट। थैंक यू।